नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और पीएफआई के ठिकानों पर यूपी सहित देश के कई राज्यों में छापेमारी की खबर मिल रही है। अब तक 247 पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। गाजियाबाद से 11 पीएफआई के सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ से 3 पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और कुल मिलाकर के ताबड़तोड़ छापेमारी का दौर चल रहा है। पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी देश भर से अब तक 247 पीएफआई के मेंबर गिरफ्तार हो चुके हैं। गाजियाबाद से 11 पीएफआई के सदस्यों को हिरासत में लिया गया है, तो वहीं लखनऊ में 3 पीएफआई के सदस्य हिरासत में लिए गए हैं। इस बीच आपको बताएं, पीएफआई छापेमारी पर दिल्ली में बड़ी बैठक की खबर मिल रही है। गृह मंत्रालय में ये बड़ी बैठक चल रही है, जहां दिल्ली पुलिस के अधिकारी ये बैठक कर रहे हैं। सुबह से दिल्ली, यूपी सहित 8 राज्यों पर छापेमारी के बीच बड़ी अपडेट ये है कि दिल्ली में गृह मंत्रालय में इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है। पीएफआई पर छापेमारी के मद्देनजर ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। दिल्ली पुलिस के ऑफिसर हैं इस बैठक में। सुबह से ही यूपी सहित 8 राज्यों में छापेमारी चल रही है। लगभग 25 लोकेशन है जहां पर छापेमारी की खबर आई है। लेकिन इसी बीच अहम यह है कि राजधानी दिल्ली में गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक चल रही है। पीएफआई पर छापेमारी के मद्देनजर ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अपडेट यह है कि गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक चल रही है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी बैठक कर रहे हैं। सुबह से ही दिल्ली, यूपी सहित 8 राज्यों में छापेमारी चल रही है। इसी बीच बड़ी खबर गृह मंत्रालय की ओर से, जहां एक बड़ी बैठक की खबर आ रही है। इस बड़ी बैठक को लेकर के खबर यह है कि दिल्ली के ऑफिसर इसमें मौजूद हैं। तो पीएफआई पे शिकंजा कसने के लिए देश तैयार है। जगह जगह छापेमारी को बड़ी तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। चलिए हम भी आपको ग्राउंड की ओर लिए चलते हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी हैं, गाजियाबाद से शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं, मेरठ से जुड़ेंगे सनुज शर्मा, तो लखनऊ से विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड की रिपोर्ट के साथ मौजूद हैं। दिल्ली का रुख कर लेते हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक की खबर मिल रही है। इस बैठक के बारे में क्या जानकारी, अविनाश? देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस अपनी बैठक कर रही है, जिसमें कमिश्नर खुद मौजूद हैं। उन्होंने सबसे पहले अगर बात करें तो निर्णय लिया है कि जो तमाम सारे जामिया और उसके आसपास के इलाके हैं, वहाँ पे धारा 144 लगाई जा रही है। जो स्टूडेंट्स है, खासतौर से जामिया यूनिवर्सिटी की, वो प्रोटेस्ट वगैरह ना करे, इसको लेकर के भी विश्वविद्यालय की ओर से कह दिया गया। विश्वविद्यालय ने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी तरीके से वो लोग प्रोटेस्ट ना करें। वहीं अगर बात करें तो गृह मंत्रालय के तमाम तरह अधिकारी इस पूरे छापेमारी पे निगरानी रखे हुए हैं। चूंकि पिछली बार छापेमारी हुई थी तो उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने भी बैठक ली थी एनआईए के डीजी के साथ और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ। तो गृह सचिव भी इस वक्त अगर बात करें तो एनआईए के जो डीजी हैं उनके साथ लगातार संपर्क में है कि किस तरीके से छापेमारी चल रही है, क्या कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं और किस तरीके से आगे कार्यवाही जारी रखनी है। तो तमाम तरह जानकारियां गृह मंत्रालय के अधिकारियों की ओर से ली जा रही है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस भी लगातार बैठक करे, क्योंकि दिल्ली में भी छापेमारी चल रही है पीएफआई को लेकर के। ऐसे में किसी तरीके से रोष न उत्पन्न हो, किसी तरीके से कोई प्रदर्शन न हो, इसको लेकर के भी खास ख्याल रखा जा रहा है। चूंकि अगर बात करें तो 247 लोगों को अब तक, यानी कि पिछली कार्रवाई जो हुई थी और आज जो कार्रवाई हो रही है, दोनों कार्रवाइयों को मिलाकर 247 लोगों को पूरे देश भर से गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश से भी 44 लोग शामिल है। उत्तर प्रदेश से अब तक 44 लोगों को गिरफ्तारी या हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का भी बयान आ गया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कार्यवाही जारी रहेगी, क्योंकि एनआईए एक सक्षम एजेंसी है और उसको इनपुट मिला है कि पीएफआई लगातार देश विरोधी कामों में लिप्त है, इसलिए लिहाजा पूरी छानबीन की जा रही है। और जो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, जिनको हिरासत में लिया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उनसे पूछताछ के आधार पर जो इनपुट मिल रहे हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। साफ तौर पर कहना था गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का। उन्होंने साफ तौर पर आगे ये भी कहा है कि बैन करने की जहां तक बात है पीएफआई को, जो तमाम तरह साक्ष्य मिलना है, साक्ष्य मिलने के बाद, कार्रवाई पूरी होने के बाद निर्णय लिया जाएगा कि पीएफआई को बैन करना है या नहीं करना है। तो ये एक बड़ा बयान गृह मंत्रालय की ओर से निकल कर आया है। क्योंकि देश भर में कई राज्यों में कार्रवाई चल रही है, कई लोग जहां इस कार्रवाई को जायज ठहरा रहे हैं, तो गृह मंत्रालय लगातार जो है ये कार्रवाई कर रहा है। वहीं अगर बात करें तो शफीकुर रहमान बर्ग, जो समाजवादी पार्टी के सांसद है, वो इस कार्रवाई को गलत भी ठहरा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एनआईए लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है और एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। और जो बिल्कुल अविनाश, देखिए अगर ये कार्रवाई हो रही है तो इसके दोनों साइड देखे जाएंगे। कुछ लोग आलोचना करेंगे और कहीं ना कहीं अगर प्रशासन की ओर से इतने बड़े पैमाने पर इसे किया जा रहा है तो इनपुट रहे होंगे सॉलिड। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसी बीच लखनऊ से बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां आज की रेड का सूत्रधार शफीक पायत बताया जा रहा है।
केरल से गिरफ्तार शफीक पायत से ईडी की पूछताछ में कई लिंक मिले हैं। शफीक ने पीएफआई को खाड़ी देशों से मोटी रकम भेजी थी, ये बात जानकारी निकल करके सामने आ रही है। कतर का रहने वाला शफीक हवाला के जरिए फंडिंग का काम करता था, ये भी खबर मिल रही है। हाथरस कांड के दौरान शफीक ने 21 लाख रुपए भेजे थे। विदेशों से सामान की खरीदारी के नाम पर पीएफआई को यह फंड आता था। दोहा बैंक में अपने खातों से शफीक पायत ने रऊफ को यह रकम भेजी थी। तो देखिए, पैसों के ट्रांजैक्शन को लेकर की यह बड़ी खबर आ रही है। इसे डिटेल में समझेंगे, हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मौजूद हैं। विवेक त्रिपाठी का रुख करते हैं लखनऊ से। ये जो बड़ी खबर मिल रही है विवेक, इससे लेकर के क्या देखा जाए, शफीक पायत की बैकग्राउंड की बात कर ली जाए और पैसों के ट्रांजैक्शन के जरिए क्या क्या चीजें दिखाई गई। लता, शफीक पायत वो आदमी है जो पीएफआई को लगातार फंडिंग कर रहा था। हवाला के जरिए रुपए भेजने का मास्टरमाइंड है ये। कतर में रह रहा था पिछले कई सालों से, मूल रूप से केरल का रहने वाला है। कोझिकोड से इसको बीते दिनों गिरफ्तार किया था रेड के दौरान ईडी ने। जब ईडी पीएफआई के मामलों की जानकारी कर रही थी, छानबीन कर रही थी, तो अवैध ट्रांजैक्शन के कई लेन देन सामने आए थे। और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग का जब मामला सामने आया तो जाहिर सी बात है एनआईए के साथ ईडी ने भी सहयोग किया। और पिछले बृहस्पतिवार को जो छापेमारी हुई थी उसमें ईडी का भी पूरा हाथ था, उसमें शामिल थी पूरी कार्रवाई में। यूपी में एटीएस और एसटीएफ शामिल थी, यानी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में हुआ। और उसी के बाद ईडी ने शफीक पायत को जब केरल के कोझिकोड से वो गिरफ्तार किया गया, उसको ट्रांजिट रिमांड पर लाए। यहाँ पर 10 दिन की रिमांड पर उससे पूछताछ हो रही है। लखनऊ के जोनल ऑफिस में बड़े खुलासे उसने किए। उसने बताया कि हाथरस कांड के दौरान उसने 21 लाख रुपए के ए रऊफ शरीफ, जो पीएफआई का महासचिव था, जिसको पहले गिरफ्तार कर चुकी है सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां, उसके खाते पर भेजे थे। दोहा बैंक में उसका खाता है और यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक केरल में है, वहाँ दोहा बैंक के खातों से साउथ इंडियन बैंक के खातों में रकम भेजता था और उससे यहाँ पर तमाम फंडिंग करने वाली एजेंसियों को, पीएफआई को, जो ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, उनको फंडिंग करता था। और एक खास बात उसने और बताई है, रिहाब इंडिया फाउंडेशन, ये वो फाउंडेशन है जो भारत में रहकर खाड़ी देशों में जो पीएफआई के एक्टिविस्ट हैं, जो सक्रिय सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उनके खातों में पैसा भेजता था, लगातार फंडिंग करता था। रिहाब इंडिया फाउंडेशन को भी उसने काफ़ी रकम भेजी थी। जो के रऊफ शरीफ है, उसके खाते में अब तक 40 लाख रुपयों का लेन देन हुआ था, जिसमें से 21 लाख रुपए हाथरस कांड में हिंसा को आग लगाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, यानी भड़काने के लिए दिए गए थे। ये जब छानबीन में बातें सामने आई हैं तो पीएफआई के एसोसिएट्स जितने हैं, जितनी संगठन है, रिहाब इंडिया फाउंडेशन का नाम आया है, अभी और बहुत सारे नाम आएंगे। बिल्कुल, ये बहुत अहम, बहुत मजबूत कड़ी है कि समझा जा सकता है कि हिंसा की आग को भड़काने के लिए आखिर घी कहां से आता है, वो मजबूती, पावर कहां से आती है। वो पावर पैसों की होती है और पैसों के ट्रांजैक्शन से जुड़ी ये जो जानकारी है बेहद अहम है। इसी बीच बुलंदशहर से आई बड़ी खबर भी दर्शकों को हम बताएं। आधा दर्जन से अधिक पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। अब्दुल अंसारी को एटीएस लखनऊ ने हिरासत में लिया है। घर से मोबाइल, लैपटॉप एवं दस्तावेज कब्जे में लिए गए हैं। अब्दुल के बेटों ने बताया कि 3 महीने पहले पीएफआई से इस्तीफा दिया था। दर्जनों लोग पूछताछ के बाद इन्हें छोड़ा गया है। 4 लोगों को टीम अपने साथ लेकर के गई है। तो देखिए, लगातार एक्शन के बीच बुलंदशहर की हलचल इस तरफ इशारा करती है कि एक शख्स से गहनता से पूछताछ हुई है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सनुज का, जिनके पास डिटेल है। सनुज, कौन है ये शख्स और इन्होंने जब पार्टी छोड़ दी थी, पीएफआई संगठन छोड़ दिया था, उसके बाद किस तरीके से इनके कनेक्शन की खबर आई, इसलिए इन पर शक हुआ? हाँ, देखिए, एटीएस लगातार पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की घेराबंदी कर रही है और पश्चिम उत्तर प्रदेश की घेराबंदी के दौरान तमाम चीज़ें, तमाम इनपुट पहले ही इनके हाथ लग गए थे और इसी के लिए तमाम उन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जिनके बारे में तमाम और पुख्ता जानकारी इनके पास मिल रही हैं। बुलंदशहर के शख्स के बारे में भी तमाम जानकारी मिली थी। इसी के बाद कुछ और शख्स को भी हिरासत में लिया गया, तो उन लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन शख्स को वो अपने साथ ले गए हैं और उससे तमाम पूछताछ की जा रही है। अगर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूँ मैं, बुलंदशहर की बात हो, मेरठ की बात हो, गाजियाबाद की बात हो, शामली की बात हो, मुजफ्फरनगर की बात हो, करीब 20 से ज़्यादा जो पीएफआई के सदस्य हैं उनको हिरासत में लिया गया है और सबसे ज़्यादा जो सदस्य हैं वो 11। अगर 11 सदस्य की बात करूं तो 11 सदस्य गाजियाबाद से हिरासत में लिए गए हैं। 4 पीएफआई के सदस्य शामली से हिरासत में लिए गए हैं। 2 सदस्य कर रहे हैं सनुज, तो गाजियाबाद ही लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी शक्ति ग्राउंड पर हैं और ग्राउंड से जो इनपुट आ रहा है उनके पास तमाम जानकारियां हैं। 11 लोग जहां से मिले हैं शक्ति, उस जगह के बारे में और जिस तरीके की स्थिति है, जो लोग मिले हैं उनके बारे में किस तरीके की जानकारी है?
देखिए स्नेहलता, अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में एक जानकारी और हमारे पास है कि गाजियाबाद में रात्रि में 2 जगह छापेमारी हुई है। गाजियाबाद के डासना क्षेत्र में भी छापेमारी हुई है, जहां पर अली नबी नाम का जो शख्स है वह फरार है, और जो भोजपुर थाना क्षेत्र कलछीना है, कलछीना से 11 लोग हिरासत में लिए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली से सटा गाजियाबाद, गाजियाबाद से सटा मेरठ, मेरठ से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर शामली, बुलंदशहर, तो हर जगह छापेमारी हुई है रात्रि में, देर रात्रि में। लेकिन जिस तरीके से गाजियाबाद में छापेमारी हुई और छापेमारी के दौरान 11 सदस्य एक साथ जो गिरफ्तार किए हैं, हालांकि वो अभी हिरासत में हैं और उनकी जानकारी, पुख्ता जानकारी उनकी लखनऊ से दी जाएगी, ऐसा कहना है गाजियाबाद के एसएसपी का। तो वहीं इनसे पूछताछ के मोदीनगर थाने में रखे हुए हैं। लेकिन जो शख्स फरार हुआ है डासना से, यानी कि एक अपडेट है कि गाजियाबाद के डासना में भी एक पीएफआई का सदस्य था जिसका नाम अली नबी बताया जा रहा है, और जो कि पुलिस को नहीं मिला और वो मौका देख के फरार हो गया या पहले से ही फरार था। तो कहीं ना कहीं वो शख्स भी एक काफी तेज तर्रार माना जा रहा है, काफी तेज तर्रार सदस्य माना जा रहा है पीएफआई का। तो दिल्ली, यानी कि दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वो पीएफआई ने कहीं ना कहीं अपने कहें तो वहां पर अपने एजेंट ज्यादा बनाने शुरू किए थे और ज्यादा ही यहाँ पर सक्रिय थे। जो भी देश विरोधी गतिविधि जो भी कोई आंदोलन थे, दोनों को बढ़ाने पर जोर दिया जाना था, और इसके लिए जो जो जरूरी चीजें या कहीं भी कमजोर कड़ी दिखाई दी तो वहीं पर डेरा डाला गया। ये तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही है, लेकिन ये सिर्फ चैप्टर है। अभी ऐसे कई पन्ने खुलने वाले हैं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। हमारे तमाम सहयोगी आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ग्राउंड से लगातार इनपुट आ रहा है, इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है और यही चेंज हम आपके सामने रख रहे हैं। तो यूपी में एनआईए के छापों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का कहना है कि एनआईए को सारे इनपुट मिले थे, इसी के आधार पर छापेमारी चल रही है। पीएफआई के बैन पर उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई होगी, उसके बाद फैसला होगा। आइए, देश भर में छापेमारी कर रही पीएफआई के खिलाफ इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी। सर, एनआईए लगातार छापेमारी कर रहे हैं, यूपी में भी कई स्थानों पर छापेमारी चल रही है, क्या कुछ योजना है गृह मंत्रालय की? देखिए, ये योजना कोई गृह मंत्रालय की नहीं है, पीएफआई के ही कुछ लोग पकड़े गए थे और कुछ ऐसी गतिविधियां थी जिसके कारण उनकी संदिग्धता और संलिप्तता राष्ट्र में अशांति फैलाने के कई कामों में हो रही थी, जिसकी वजह से एक उत्तर प्रदेश ही नहीं कई प्रदेशों में इस तरह के छापे मारे गए, कई गिरफ्तारियां हुई हैं। एनआईए एक सक्षम एजेंसी है जो प्रदेश सरकारों की पुलिस के साथ मिलकर के लगातार कार्रवाई कर रही है, और ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध कानूनी रूप से जो भी सम्मत कार्रवाई होगी वो होगी। सर, अगर बात करें तो एनआईए जो छापेमारी कर रही है इसके खिलाफ अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बात, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए पीएफआई काम करती है, इसीलिए उसको परेशान किया जा रहा है। देखिए, ये अब इन लोगों का सोच है, और हम लोगों ने देखा है देश की आज़ादी के बाद लगातार कई ऐसे राजनीतिक दल रहे हैं जिन्होंने देश में अशांति फैलाने वालों को सहयोग किया है। मैं उनके विषय में इतना ही कह सकता हूँ कि उनको सोचना चाहिए, ये देश उनका है और देश के अच्छाई के लिए, देश में शांति स्थापित हो, देश विकसित हो, उसके लिए उनको काम करना चाहिए। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जिनका कहना है कि लगातार जांच चल रही है और जैसे ही जांच पूरी होगी उसके बाद गृह मंत्रालय एक्शन लेगा। धर्मपत्नी के साथ अविनाश तिवारी। पीएफआई के खिलाफ चल रही छापेमारी पर भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा है कि सरकार देश विरोधी काम करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी घेरा, ये आरोप लगाते हुए कि एसपी हो या कांग्रेस, ये लोग इनका समर्थन इसलिए करते हैं कि जिससे ये अपने वोट बैंक को कहीं ना कहीं खिसकने से रोक सके। बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी जी। सर, अगर बात करें तो पीएफआई की लगातार छापेमारी चल रही है, आज भी यूपी के बुलंदशहर हो या फिर मेरठ हो या लखनऊ हो, इन जगहों पे छापेमारी चल रही है और कई लोगों को हिरासत में भी लेने का काम किया जा रहा है। देखिए, मोदी सरकार लगातार ऐसे संगठन जो देश विरोधी कार्य में लिप्त हैं या उनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे संगठनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। वही 16 राज्यों में कुछ दिन पहले सैकड़ों स्थानों पर छापेमारी हुई, कई लोग गिरफ्तार किए गए, क्योंकि कहीं न कहीं पीएफआई जैसे संगठन की गतिविधियां संदिग्ध पाई जा रही हैं और देश विरोधी कार्यों में लिप्त पाई जा रही हैं। इस नाते हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। आज भी कई जगह छापेमारी हो रही है, और केवल पीएफआई नहीं, तो हमारी सरकार की ये प्राथमिकता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन अगर देश विरोधी कार्य में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या आपको लगता है कि पीएफआई को बैन करने का वक्त आ गया? क्योंकि एनआईए छापेमारी करे, एनआईए तभी छापेमारी करती है जब आतंकी इनपुट मिलता है। देखिए, एनआईए छापेमारी कर रही है और सरकार कार्रवाई कर रही है। अब सरकार समीक्षा करेगी कि बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो अभी सरकार कानूनी दृष्टि से सोच विचार करके सरकार निर्णय ले लेगी, तो उसमें पहले ही कहना मुझे ठीक नहीं लगता है।
सरकार जो भी कार्रवाई करेगी उचित कार्रवाई करेगी। की अगर बात करें समाजवादी पार्टी के सांसद है शफीकुर रहमान बारकू, एनआईए की छापेमारी गलत ठहरा रहा है और कह रहे पीएफआई मुसलमानों के हित के लिए काम करती है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता हों या कांग्रेस पार्टी के नेता हों या अन्य ऐसे तमाम नेता हैं जो इस ऐसे संगठनों का समर्थन इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि अगर ऐसे संगठन का हम विरोध करेंगे तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, तो वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, हम देश हित की राजनीति करते हैं। मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि देश हित में हमको काम करना है और देश विरोधी कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन अगर कोई गतिविधि करता है, कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हम करते हैं। प्रोग्राम से बातचीत करने के लिए हरीश द्विवेदी जो कि बिहार के सह प्रभारी भी हैं और बस्ती से सांसद हैं, जिनका कहना है कि नीतीश कुमार कितनी भी कोशिश कर ले बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। धर्मगंगा के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। देखिए, बुलंदशहर में भी सुबह से ही पीएफआई एजेंटों के ठिकानों पर छापेमारी की खबर आ रही है। एटीएस टीम ने बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र से देर रात अब्दुल्ला खालिद अंसारी नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया है। वहीं सियाना कोतवाली क्षेत्र से अफजाल नाम के युवक को भी हिरासत में लिया गया है, जो कि पेशे से वकील बताया जा रहा है। एटीएस की हिरासत में लिए गए अब्दुल खालिद अंसारी के बेटों को भी ने ये बताया कि उनके पिता 14 साल सपा में रहे, पिछले कुछ महीनों से पीएफआई के सदस्य रहे, लेकिन बीते 3 महीने पहले उनके पिता ने पीएफआई से इस्तीफा दे दिया था। तो देखिए, ये बड़ी खबर है, ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है। बुलंदशहर में जो छापेमारी हुई है उनसे निकलने वाली 2 लोगों की डिटेल सामने आ गई है। हम जा रहे थे तो वो 1-2 लाते मारी, फिर हमने खोल दिया तो वो बस एकदम सारे जितने जो आए थे वो सब अंदर आ गए। उन्होंने पापा को पूछा कि वो कहाँ हैं, मैंने कहा सो रहे हैं वो, कि उन्हें उठाओ। उन्हें उठाया तो बस फिर कुछ नहीं पूछा, ना उनसे बोले कुछ। सारा मतलब घर पूरा सब जो है ना एक चीज़ जो है ना चेक करी। शहर में आज सुबह से ही पीएफआई एजेंटों के ठिकाने पर लखनऊ एटीएस की टीम द्वारा जो छापेमार कार्रवाई है वो की जा रही है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये छापेमार कार्रवाई की गई है। अब तक लखनऊ एटीएस ने बुलंदशहर से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि एक अफजाल नाम का जो युवक है उसको सियाना क्षेत्र से हिरासत में एटीएस लखनऊ ने लिया है, जबकि एक बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र के अब्दुल अंसारी को एटीएस लखनऊ ने हिरासत में लिया है और साथ ही उसके घर से कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल और कई अहम दस्तावेज जो हैं वो भी अपने साथ एटीएस लखनऊ द्वारा ले जाए गए हैं। आपको बता दें कि अब्दुल अंसारी के बेटों के मुताबिक अब से 3 माह पूर्व ही अब्दुल अंसारी ने पीएफआई से इस्तीफा दिया था, जबकि काफी लंबे समय से अब्दुल अंसारी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था। अनुभव शर्मा, एबीपी गंगा, बुलंदशहर। तो उधर शामली के कैराना में भी पीएफआई से जुड़े 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एनआईए और एसटीएफ की टीम ने कैराना के अलग अलग जगहों पर दबिश देकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों को उठाया है, जिनसे कोतवाली में गहनता से पूछताछ की गई। सबसे पहले बात करें गांव मामौर से मौलाना जाहिद और साबिर को हिरासत में लिया गया। उसके बाद गांव पावली कलां से एसडीपीआई के जिला पंचायत सदस्य परवेज के बड़े भाई जाबिर को उठाया गया। वहीं गोगवान गांव से सरन अली नाम के युवक को हिरासत में लिया गया। चारों को हिरासत में लेने के बाद एटीएस एनआईए की टीम कैराना कोतवाली में चारों से गहनता से पूछताछ कर रही है। तो एनआईए जिस तरीके से सरगर्मी से तलाश रही है लोगों को, उसकी तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। यूपी में अगर पीएफआई पर एनआईए की रेड की बात करें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का रिएक्शन आया है। हम लोग पीएफआई के नेटवर्क को ध्वस्त कर देंगे, ये कहना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। पूरे प्रदेश में निगरानी सर्विलांस बढ़ा दी गई है। डिप्टी सीएम ने यह कंफर्म किया है कि पूरे प्रदेश में निगरानी सर्विलांस बढ़ा दी गई है। पैनी निगाहें रखी जाएंगी हर एक घटनाक्रम पर। पीएफआई के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। पूरी प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है, लोग सर्विलांस में हैं। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी गतिविधियों को अनुमति नहीं देंगे, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसी के तहत लगातार कार्रवाई चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि पीएफआई की नज़र में आरएसएस के, देखिए जो हम स्पष्ट रूप से अभी ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानून के सिवाय कुछ नहीं चलने वाला है। जो भी व्यक्ति कानून हाथ में लेगा हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।